हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि वेलोसिटी क्लासेस पे जो है लुसेंट सीरीज चलाया जा रहा है और यह जो है लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान रहे थे, जिसमें कि तुलुप वंश पढ़ रहे थे, जिसमें कि एक शासक था कृष्णदेव राय। तो उसके बारे में लगभग हम जान गए थे। आज हम उससे आगे जानेंगे। ओके, समझते हैं ध्यान से। तो तुलुप वंश में अगला शासक जो आते हैं वो आते हैं अच्युत देव राय। कौन आते हैं? अच्युत देव राय आते हैं। ओके, और अच्युत देव राय की बात बोलेंगे तो यह जो है ना उपाधि धारण करते हैं। क्या चीज को उपाधि धारण करते हैं? तो महामंडेश्वर। महामंडेश्वर की उपाधि कौन धारण करते हैं? तो अच्युत देव राय करते हैं। इसके समय जो है एक पुर्तगाली यात्री आते हैं। वो पुर्तगाली यात्री का नाम क्या रहते हैं? तो नूनीज। नूनीज आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नूनीज जो है ये किसके समय आते हैं, तो क्या बोलेंगे? तो अच्युत देव राय के समय। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। देखिए, अच्युत देव राय के बीच एक युद्ध होता है। ठीक है, कौन सा युद्ध होता है? तो 1565 में जो है इसके समय एक युद्ध होता है अच्युत देव राय के समय। वो कौन सा युद्ध होता है? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध बोल सकते हैं आप। ठीक है, राक्षस तगरी का युद्ध बोल सकते हैं या फिर बेनरहट्टी का युद्ध बोल सकते हैं, क्योंकि सब युद्ध जो है एक ही नाम था सब युद्ध का। तालीकोटा का युद्ध बोलिए, राक्षस तगरी का बोलिए या फिर बेनरहट्टी का युद्ध बोलिए। ठीक है, तो यह जो युद्ध होते हैं ये अच्युत राय के समय होता है। ठीक है, जो कि विजयनगर की तरफ से ये लड़ाई करते हैं। और लड़ाई किससे करते हैं? तो वह करते हैं ब्राह्मणी साम्राज्य के बीच। ठीक है, ब्राह्मणी साम्राज्य के बीच जो है कौन सा युद्ध होता है? तो तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 ईस्वी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तालीकोटा के जो युद्ध होता है वो किसके बीच होता है? तो ब्राह्मणी साम्राज्य और अच्युत देव राय के बीच होता है। अच्युत देव राय जो होते हैं वो विजयनगर साम्राज्य के शासक होते हैं और ब्राह्मणी साम्राज्य में जो है 5 को देशीय मतलब 5 को रियासत जो है ये भाग लेते हैं और विजयनगर साम्राज्य को पराजित करते हैं। ठीक है, इस युद्ध में। तो वही चीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसे राक्षस तगरी बनरगट्टी का युद्ध बोला जाता है। ओके, अब देखिए विजयनगर की तरफ से कौन लड़ाई करते हैं? अच्युत देव राय लड़ाई करते हैं। और ब्राह्मणी के तरफ से कौन लड़ाई करते हैं तो वो देख लेते हैं। तो ब्राह्मणी साम्राज्य की तरफ से कौन लड़ाई करते हैं? तो अहमदनगर करते हैं, गोलकुंडा करते हैं, बीदर करते हैं। ओके, फिर बीजापुर करते हैं और बरार नहीं करते हैं, क्योंकि बरार जो है इसमें शामिल नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तालीकोटा का जब युद्ध होता है तो ब्राह्मणी साम्राज्य के बीच जब युद्ध होता है तो उसमें कौन सा रियासत भाग नहीं लेते हैं? तो क्या बोलेंगे? बरार भाग नहीं लेते हैं। ओके, याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। तुलुप वंश के जो अंतिम शासक आते हैं वो आते हैं, कौन आते हैं? तो सदाशिव आते हैं। कौन आते हैं? सदाशिव आते हैं। ओके, उसके बाद और भी शासक आते हैं और भी वंश आते हैं। ठीक है, तुलुप वंश के बाद और भी वंश आते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बताते हैं। उसके बाद आते हैं आर्बिडू वंश, वाडियार वंश, लेकिन ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं बताएं। ओके, क्योंकि लुसेंट सीरीज चला रहे हैं लेकिन वही टॉपिक पकड़ के लेके चल रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि 108 टॉपिक जो हम करा रहे हैं वो किससे करा रहे हैं? वो क्वेश्चन बैंक से निकाला गया टॉपिक है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन गिरा है एग्जाम में वही टॉपिक से वही क्वेश्चन हम यहाँ कराने वाले हैं। ठीक है, 108 टॉपिक। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, ये समझिएगा। आप समझिए ध्यान से। तो ब्राह्मणी साम्राज्य में जो है 5 को रियासत होते हैं। कौन कौन रियासत होते हैं? तो देखिए अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, बरार। ठीक है, ये 5 को रियासत होते हैं, जिसमें कि तालीकोटा के युद्ध में जो है ये बरार भाग नहीं लेते। आप समझिए ध्यान से। उसके बाद जो है यह युद्ध में कौन हार जाते हैं? तो विजयनगर हार जाते हैं। विजयनगर जो है ये युद्ध में हार जाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, उसके बाद जो है ब्राह्मणी समाज की स्थापना हो जाती है। कब होती है ब्राह्मणी समाज की स्थापना? तो 1347 में। 1347 में जो है ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना कौन करते हैं? तो वह करते हैं ब्राह्मण शाह या फिर हसन गंगू, आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्राह्मणी साम्राज्य के संस्थापक आपसे पूछ लिया कि कौन स्थापना करते हैं? तो अलाउद्दीन हसन ब्राह्मण शाह, इसी को जो है हसन गंगू बोले जाते हैं। ओके, आप समझिए ध्यान से। ब्राह्मणी साम्राज्य का अगर कैपिटल पूछ लिया आपसे तो उसके कैपिटल जो है वो है गुलबर्गा। ठीक है, गुलबर्गा किसका कैपिटल है? तो ब्राह्मणी साम्राज्य का कैपिटल है, ब्राह्मणी वंश का। ब्राह्मणी वंश में जो है राजकीय जो भाषा हुआ करते थे वह हुआ करते थे मराठी। मराठी बोले जाते थे। ठीक है, किसमें? तो ब्राह्मणी साम्राज्य में। और विजयनगर में अगर आपसे पूछ लिया कि वहाँ पे राजकीय भाषा क्या हुआ करते थे? तेलुगु। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में ही आपको याद है कृष्णदेव राय के समय 8 तेलुगु कवि रहा करते थे। ओके, तो तेलुगु बोले जाते थे विजयनगर साम्राज्य में। और ब्राह्मणी साम्राज्य में जो है मराठी भाषा बोले जाते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए ध्यान से।
ब्राह्मणी साम्राज्य में जो 5 गो रियासत था ना, तो क्या क्या था? बीजापुर, बीदर, बरार, बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर। ओके, तो 20 हो गया 3 गो, बीजापुर, बीदर, बरार और गोलकुंडा, अहमदनगर। अब सबके संस्थापक आपसे पूछेगा तो वो देख लेते हैं। तो बीजापुर के संस्थापक कौन है? तो वो है यूसुफ आदिल शाह। कौन है? यूसुफ आदिल शाह है बीजापुर के संस्थापक। ओके, एक क्वेश्चन इसमें नहीं बताए थे, जब 1565 में जब युद्ध हुआ था, ठीक है, तो ये सारा भाग लिए थे ना, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, बरार तो भाग लिए नहीं थे। तो ये 1 2 3 4 चारों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे यूसुफ आदिल शाह, जो कि बीजापुर के शासक थे। ये चारों का नेतृत्व कर रहे थे कौन? तो यूसुफ आदिल शाह कर रहे थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा। ओके, आगे तो देखिए, बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह होते हैं, बीदर के संस्थापक आमिर अली बरीद होते हैं। ओके, अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद होते हैं, गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह होते हैं, गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। तो ये हम क्या देखें? ये हम देखें ब्राह्मणी साम्राज्य के बारे में, ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ओके, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, ब्राह्मणी साम्राज्य से और विजयनगर साम्राज्य से। ओके, जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं। उसके बाद हम क्या जानेंगे? मुगल वंश के बारे में, ठीक है। मुगल वंश को समझने से पहले थोड़ा बहुत याद रखिएगा कि मुगल वंश की स्थापना होता कैसे है। तो आपको याद है कि दिल्ली सल्तनत में 5 को राजवंश शासन करता है, ठीक है। आपको ट्रिक भी बताए थे, गुलाब खिले तो सांस लो। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, सैयद वंश, लोदी वंश। तो लोदी वंश के बाद कौन सा वंश आते हैं? तो वह आते हैं मुगल वंश, ठीक है। तो लोदी वंश आपको तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन लोदी वंश में ज़्यादा क्वेश्चन बनता भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ऊपर ऊपर बता देते हैं, ठीक है। लोदी वंश का जो टाइम पीरियड होता है वह होता है 1451 से 1526। उसके बाद 1526 में तो मुगल वंश की स्थापना हो जाता है। तो लोदी वंश में कुछ संस्थापक ही बता देते हैं आपको और कुछ शासक बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो लोदी वंश में जो है, लोदी वंश की स्थापना कौन करते हैं? तो वह करते हैं बहलोल लोदी। कौन करते हैं? बहलोल लोदी करते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? तो वो आते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी से आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, सिकंदर लोदी क्या करते हैं? तो 1504 में किसकी स्थापना करते हैं? तो आगरा शहर की स्थापना करते हैं, ठीक है। 1504 में जो है आगरा शहर की स्थापना कौन करते हैं? तो सिकंदर लोदी करते हैं। सिकंदर लोदी से जो है आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर लोदी जो है क्या लिखता था? तो गुलरुखी, गुलरुखी नाम का कविता लिखता था। ओके, उसके बाद कौन आते हैं? तो इब्राहिम लोदी आते हैं, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, जो कि अंतिम शासक को पराजित कौन कर देते हैं? तो वह कर देते हैं बाबर, जो कि बाद में जाके 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं। तो आपको सारा फोकस करना है मुगल वंश पे। कहाँ करना है? मुगल वंश पे टोटल फोकस करना है। तो यहाँ से समझते हैं मुगल वंश कैसे, इसका टाइम पीरियड क्या रहा। ओके, समझते हैं। देखिए, मुगल वंश, मुगल वंश के शासक को कहा जाता था बादशाह। मुगल वंश की जब स्थापना हुआ ना, तो यहाँ पर यह इस शासक को बादशाह बोला जाता था। ओके, अब देखिए, शासक जो थे मुगल वंश में, जो शासक थे वह सुन्नी मुसलमान थे, ठीक है। जैसे बाबर, अगर आप पूछ लिया कि बाबर कौन से मुसलमान को मानते थे, तो सुन्नी मुसलमान को मानते थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए ध्यान से, मुगल वंश में जो टोटल शासक हुआ, टोटल 17 को शासक हुआ। कितना हुआ? टोटल 17 को शासक हुआ, जिसमें कि 6 को प्रमुख है, 6 को प्रमुख है, जो कि आपको सीक्वेंस से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे याद रखना पड़ेगा? तो इसका एक ट्रिक भी बनाया है आप लोग को, लेकिन फिलहाल ऐसे बताते हैं कि कौन कौन सा शासक आया था, ठीक है, क्रम के हिसाब से। तो पहले आया था बाबर, फिर आया था हुमायूं, फिर आए थे अकबर, फिर आए थे जहांगीर, ठीक है, फिर आए थे शाहजहां, फिर आए थे औरंगजेब, ठीक है। तो 6 को जो थे वह प्रमुख थे। उसके बाद जो है 11 को जो आए थे, ठीक है, 11 जो आए थे वो उत्तरवर्ती मुगल थे, ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल थे। तो सभी जानेंगे हम, ठीक है, घबराना नहीं आप लोग को, ठीक है। इसका ट्रिक तो ऐसे बताए हैं, प्रमुख शासक का ट्रिक ही बताए हैं। बादशाह, तो बो से बाबर, हो से हुमायूं, ए से अकबर, जो से जहांगीर, सो से शाहजहां, फिर ए से औरंगजेब। ओके, तो ये प्रमुख शासक का आप बादशाह ट्रिक याद रख सकते हैं। ओके, वैसे हम कंप्लीट का ट्रिक बना दिए हैं, जो आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। आप समझते हैं ध्यान से। मुगल साम्राज्य को क्या बोला जाता था? तो इसे बरलाज तुर्क के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। बरलाज तुर्क के नाम से जाना जाता था। किसको? मुगल को। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छे सैनिक थे। अच्छे सैनिक के वजह से मुगल को बरलाज तुर्क कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि अच्छे सैनिक के वजह से बरलाज तुर्क के नाम से भी जाने जाते थे। आगे देखते हैं, उज्बेक, मुगल को उज्बेक के नाम से भी जाना जाता था। क्यों?
क्योंकि उज्बेकिस्तान के ये निवासी माने जाते थे मुगल को। ओके, उसके बाद जो है मुगल को मिर्जा के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इसके जो पिता थे, बाबर के जो पिता थे वो उमर शेख मिर्जा थे, इसलिए इसे मिर्जा के नाम से भी जाना जाता था। ओके, आगे देखते हैं। इसे तैमूरी भी कहा जाता था मुगल को। ओके, क्यों कहा जाता था? क्योंकि उमर शेख मिर्जा जो है ये तैमूर की 5वीं पीढ़ी की थी, तैमूर के 5वीं पीढ़ी की थी। ओके, उमर शेख मिर्जा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं आगे। मुगल वंश का अगर अंतिम शासक पूछ लिया, मुगल वंश में अंतिम शासक कौन होते हैं? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन होते हैं? बहादुर शाह जफर द्वितीय जो होते हैं मुगल वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक है, अब हम सीक्वेंस से समझते हैं ध्यान से कि किसका टाइम पीरियड कैसा रहा, वो देख लेते हैं। ओके, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अब देखिए, तो मुगल वंश में क्या जाने, एक और याद रखिएगा कि बाबर के माता का नाम, ठीक है, वो क्या रहती है? तो कुतलुग निगार खां रहती है। ठीक है, क्योंकि मंगोल की 14वीं पीढ़ी की इसकी माता रहती थी, मंगोल की 14वीं पीढ़ी की थी इसकी माता। ओके, किसकी माता? बाबर की माता। ठीक है, तो याद रखिए, इसे मंगोल भी कहा जाता था मुगल को। क्यों? क्योंकि इसकी जो माता थी कुतलुग निगार खां, ये मंगोल की 14वीं पीढ़ी की थी। ओके, आप समझते ध्यान से। देखिए, मुगल वंश की स्थापना कैसे हुआ वो देख लेते हैं। तो मुगल वंश का टोटल टाइम पीरियड अगर पूछ लिया, ठीक है, टोटल 17 को शासक शासन किया था मुगल वंश में। ओके, जिसमें कि टाइम पीरियड की बात बोलेंगे तो 1526 से 1857 के आंते जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक जो है मुगल वंश का शासन चलता है दिल्ली की गद्दी पे। ओके, अब देखिए, समझते हैं ध्यान से। तो पानीपत के प्रथम युद्ध जब हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो है ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश के अंतिम शासक को जब हरा देते हैं, उसके बाद जो है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध जीत जाने के बाद जो है बाबर क्या करते हैं? तो मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं। ओके, आप समझिए। तो बाबर, पहले तो बाबर पढ़ेंगे, तो बाबर का टाइम पीरियड आपको याद रखना है। तो बाबर का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1526 से 1530, 1526 से 1530 ये बाबर का टाइम पीरियड रहता है। हुमायूं का अगर पूछ लिया तो 1530 से 1540, 1530 से 1540। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल वंश में कौन से ऐसे शासक होते हैं जो 2 बार गद्दी पे बैठता है? तो क्या बोलेंगे? वो बैठता है हुमायूं। ठीक है, एक बैठता है 1530 से 1540 तक। ठीक है, एक बैठता है 1555 से 1556 तक। क्योंकि 1530 से 1540 तक जब बैठते हैं ना हुमायूं, तो 40 के बाद जितना भी कार्यकाल आता है वो आ जाते हैं सूर्य वंश का, जिसमें कि हुमायूं को दौड़ा के एकदम मारा था कौन? तो शेरशाह सूर्य। ओके, तो हुमायूं जो है वो भारत छोड़ के भाग गया था। काफ़ी जब शेरशाह सूर्य की जब मृत्यु हो जाती है तब जाके हुमायूं दोबारा गद्दी पे बैठता है। कब? तो 1555 में। और इसका टाइम पीरियड जो है 21 साल तक रहता है। उसके बाद हुमायूं को तो फिर मृत्यु हो जाता है दिनपना नगर में किताब पढ़ते पढ़ते। ओके, उसके बाद जो है देखिए, बाबर, हुमायूं, फिर उसके बाद आते हैं अकबर का टाइम पीरियड कितना रहता है? 5 से 1605। जहांगीर का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ लिया तो वह रहता है 1605 से 1627 तक। ओके, शाहजहां का टाइम पीरियड पूछ लिया 1627 से 1657 तक। ओके, औरंगजेब का टाइम पीरियड पूछ लिया तो औरंगजेब का टाइम पीरियड 1657 से 1707 तक। ओके, तो ये जो था ये 6 गो प्रमुख था, बाकी 11 गो यहाँ पे हैं, तो वो देखते हैं, देखिएगा। तो अब आ जाएंगे उत्तर मुगल काल में पहला कौन आ जाएंगे? तो बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर ये प्रथम होगा। ओके, लास्ट में जो है मुगल वंश के अंतिम शासक जो होते हैं वो होते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसका टाइम पीरियड 1857 तक रहता है। तो उत्तर मुगल काल में पहला शासक जो होते हैं वो होते हैं बहादुर शाह। इसका टाइम पीरियड जो है 1707 से 1712 तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं जहांदार शाह का टाइम पीरियड पूछ लिया तो 1712 से 1713 तक, 1712 से 1713 तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर का टाइम पीरियड पूछ लिया तो 1713 से 1719। उसके बाद जो है 3 के बाद 4, 1, 5, 4 और 5 जो आते हैं इसका टाइम पीरियड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखा है। ठीक है, बस आपको क्रम के हिसाब से याद रखना है। फर्रुखसियर के बाद जो आते हैं वो रफ़ी उद दर्जात आते हैं और रफ़ी उद दौला आते हैं। इसका टाइम पीरियड कुछ महीने तक का ही होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, उतना अच्छा काम नहीं किया था, इसलिए मुझे इसे नहीं पढ़ना है।
उसके बाद आते हैं छठा मोहम्मद शाह, इसे मोहम्मद शाह रंगीला ही बोला जाता था। ओके, इसे नाच गाने का बहुत शौक रहता था, तो मोहम्मद शाह रंगीला आप बोल सकते हैं मोहम्मद शाह को। इसका टाइम पीरियड जो है 1719 से 1748 तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं सातवां अहमद शाह, अहमद शाह का टाइम पीरियड पूछ लिया तो 1748 से 1754 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद आते हैं आठवां शासक आलमगीर द्वितीय, कौन आते हैं? आलमगीर द्वितीय आते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है 1754 से 1759 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय का पूछ लिया तो 1759 से 1806 ईस्वी तक जो है शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 10वां शासक, उसका टाइम पीरियड होता है अकबर द्वितीय। ठीक है, 10वां शासक अकबर द्वितीय आते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है 1806 से 1837 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ओके, उसके बाद आते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि मुगल वंश का लास्ट एवं अंतिम शासक होते हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ओके, इसका टाइम पीरियड जो है कितना रहता है? इसका टाइम पीरियड जो है 57 तक रहता है। ठीक है, कितना तक रहता है? तो 37 से 57 तक, 1837 से 57 तक जो रहते हैं वो बहादुर शाह जफर द्वितीय का टाइम पीरियड रहता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका एक ट्रिक भी बनाया है, वो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है भाजी सब्जी फोर माँ साहब, भाजी सब्जी फोर माँ साहब। ठीक है, यहाँ मत देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से समझिएगा, यहाँ हम लिख दिए हैं भाजी सब्जी फोर माँ साहब। आप समझिए, बी से हो गया बाबर, एच से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे आई से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां, ए से हो गया औरंगजेब। ठीक है, फिर भाजी सब्जी हो गया, उसके बाद बी से फिर हो गया बहादुर शाह जफर, जी से हो गया जहांदार शाह, फोर से हो गया फारुखसियर, फोर से क्या हो गया? फारुखसियर हो गया। उसके बाद आते हैं मो, ठीक है, माँ साहब में मो आ गया, तो मो से हो गया मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह बोल सकते हैं आप। ए से हो गया आलम, ए से हो गया अहमद शाह, ए से हो गया अहमद शाह, फिर ए से हो गया आलमगीर द्वितीय। ओके, उसके बाद आते हैं भाजी, देखिए भाजी सब्जी फोर माँ साहब, फिर साहब आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? साहब आ जाएगा, तो सो से हो जाएगा कौन? तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा? अकबर, अकबर द्वितीय हो जाएगा। ए से अकबर द्वितीय हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। ओके, तो आपको ट्रिक क्या याद रखना है? 17 शासक का ट्रिक क्या याद रखना है आपको? तो भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। ठीक है, बो से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ठीक है, जे आई से जहांगीर। ठीक है, फिर उसके बाद ले सकते हैं यहाँ पर या शाहजहां। ओके, इसी तरह से हम बता दिया आप लोग को, इस तरह से आप सीक्वेंस से बैठा सकते हैं। ओके, ध्यान से जब वीडियो को देखेंगे ना, ध्यान से जब नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, अच्छे से माइंड में घुस जाएगा। ओके, आगे समझते हैं। देखिए बाबर, अब समझिए ध्यान से, बाबर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बाबर जो थे वो काबुल के रहने वाले थे, याद रखिएगा, वहीं के निवासी थे। ओके, अब देखिए बाबर जो है फरगना का शासक बना था, वो भी याद रखना है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 3 गो शासक ऐसे थे जो कि भारत के बाहर उसका मकबरा था। पहला था बाबर, जिसका मकबरा काबुल का था। ठीक, मतलब इसका मकबरा कहाँ का था? कहाँ था इसका मकबरा? काबुल। ठीक है, उसके बाद आते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसका मकबरा कहाँ है? तो रंगून में है। तो आपको बताना है कि 3 गो शासक ऐसे थे जिसका मकबरा जो है भारत के बाहर था। पहला बाबर का जो कि काबुल में था, बहादुर शाह जफर जिसका रंगून में था, उसके बाद जहांगीर जिसका मकबरा सिकंदरा या फिर लाहौर बोल सकते हैं। ओके, मतलब कि पाकिस्तान में था, पाकिस्तान, लाहौर बोल सकते हैं, पाकिस्तान में था, क्योंकि लाहौर तो पाकिस्तान में ही पड़ता है। ओके, तो बाबर, बहादुर शाह जफर द्वितीय और जहांगीर का मकबरा जो है ये भारत के बाहर है। ओके, अब समझिए ध्यान से, बाबर की एक आत्मकथा है, वो आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबरनामा। बाबरनामा जो है लिखते हैं वो आत्मकथा अपने बारे में जो लिखा है, तो वह तुर्की भाषा में लिखा है। किस में लिखा है? तुर्की भाषा में लिखा है बाबरनामा। ओके, एक जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखा है, वो क्या लिखा है? तो तुजुके जहांगीर, तुजुके जहांगीरी जो है ये फारसी भाषा में लिखा गया है। ओके, तो याद रखना है कि बाबर आत्मकथा जो लिखा है वो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा, जहांगीर जो आत्मकथा लिखा तुजुके जहांगीर ये फारसी भाषा में लिखा। ओके, अब समझते हैं आगे। बाबर के टाइम पीरियड की बात बोलेंगे तो बाबर का टाइम पीरियड जो है ये 1526 से 1530 तक, 1526 से 1530 तक जो रहते हैं ये बाबर का टाइम पीरियड रहता है।
बाबर का टाइम पीरियड रहता है। ओके, आप समझिए ध्यान से। बाबर का पूरा नाम पूछ लिया तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है ये बाबर का पूरा नाम होता है। ओके, बाबर का जो जन्म होता है ये 1483 में, ये 1483 में जो है ये इसका जन्म होता है 1483 में। तो आपको याद रखना है 12 वर्ष की अवस्था में जो है ये फरगना का शासक बन जाता है। कौन? तो बाबर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर जो है 12 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बन जाता है। ओके, उसके बाद इसके पिता का नाम पूछ लिया तो उमर शेख मिर्जा होते हैं इसके पिता। माता का नाम कुतलुग निगार खां। और आप समझिए ध्यान से, बाबर जो है 1507 में जो है क्या जीतता है? तो बाबर काबुल जीतता है। क्या जीतता है? बाबर काबुल जीतता है। कब? तो 1507 ईस्वी में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद काबुल जीत जाने के बाद जो है बाबर जो है खुद को बादशाह से घोषित करता है कि मैं बादशाह हूँ। ठीक है, क्या चीज जीत जाने के बाद? 1507 में जब काबुल जीतता है ना, तो काबुल जीत जाने के बाद जो है बाबर खुद को बादशाह की उपाधि से संबोधित करते हैं खुद को। ओके, उसके बाद देखिए बाबर द्वारा जो है 1519 में एक युद्ध लड़ता है यूसुफ जाही के विरुद्ध। यूसुफ जाही के विरुद्ध एक युद्ध होता है। ओके, जिसमें कि आपको चर्चा देखने को नहीं मिलेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बाबर द्वारा जब 1519 में जब ये युद्ध लड़ता है यूसुफ जाही के विरुद्ध, तो ये ना भैरा बाजोर का किला जीतता है। भैरा और बाजोर को जीतता है कौन? बाबर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर जो है भारत में 4 प्रमुख युद्ध लड़ता है। ट्रिक क्या है? पान खा चल घर। ओके, पानीपत का युद्ध 1526, खनवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। ओके, आप समझिए ध्यान से। बाबर का जो मुगल वंश की स्थापना होता है ना, ये पानीपत के प्रथम युद्ध से ही हो जाता है। ओके, किसको पराजित करके? तो इब्राहिम लोदी को पराजित करके, क्योंकि पानीपत का युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इब्राहिम लोदी को धोखा कौन देता है? तो उसका ही चाचा आलम खां लोदी जो है ये इब्राहिम लोदी को धोखा देता है और बाबर को आमंत्रित कर देता है। ओके, बाबर को भारत में आने के लिए आमंत्रित कर देता है, जिसमें कि बाबर अपना राजगद्दी जो है दिल्ली में स्थापित करता है बाद में, पानीपत जीत जाने के बाद। तो इब्राहिम लोदी को धोखा कौन देता है? आलम खां लोदी और भाई दौलत खां लोदी, यही जो है बाबर को आमंत्रित करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर को आमंत्रित करने के लिए कौन बुलाता है? तो आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी। ओके, बाबर जो किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। इसका अर्थ क्या होता है? तोप का प्रयोग किया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें तोप जो चलाते थे जिसे बोला जाता था तोपची, तो उसमें कौन थे? तो उस्ताद अली थे और मुस्तफ़ा थे। कौन थे? उस्ताद अली थे और मुस्तफ़ा थे। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आप मेरे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो 51 रुपये फी दे के आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल कर देना है और आप मेरे मीट ऐप जो हम चला रहे हैं मीट ऐप पे आप क्लास कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लुसेंट को अच्छे से याद करवा दिया जाता है उसी वक्त। ओके, इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप जाके जुड़िए और आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जो भी वहाँ पढ़ाया जाता है उसी टाइम उसी वक्त आपको याद करवा दिया जाएगा। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।